बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोबायोलॉजी किंगडम प्रोकैरियोटा यानी बैक्टीरिया से बिलोंग करने वाला एक सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इस वीडियो के अंदर साइनोबैक्टीरिया के मुतालिक हमने बात करनी है इसका नॉर्मल नेम के मुतालिक। इसमें हमने इसकी शेप और साइज़ की बात करनी है, सेल वॉल, लोकोमोशन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिनमें हमने फाइकोबिलिसोम, फाइकोसाइनिन, फाइकोबिलिन वगैरह, और इसी तरह हमने फर्दर रिजर्व फूड, रिप्रोडक्शन और दूसरे कंपोनेंट्स वगैरह को डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं जी हम साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खसूसियात, जबकि साइनोबैक्टीरिया वैसे तो अगर लफ्जी मतलब देखा जाए तो साइनो का मतलब नीला होता है, बैक्टीरिया तो नीले बैक्टीरिया। लेकिन देखना ये कि हम इनको साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं। इनमें एक मखसूस पिगमेंट मौजूद होता है जिसका नाम होता है फाइकोसाइनिन। ये नीला रंग जाहिर करता है, इसको हम ब्लू पिगमेंट बोलते हैं, और इस ब्लू पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से हम इसको साइनोबैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया यानी नीले बैक्टीरिया, और ये वो बैक्टीरिया हैं जो स्पेसिफिक हैं, स्पेशल हैं किस लिहाज से, फोटोसिंथेसिस के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे नाम की, लार्जेस्ट एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं उनका ये बहुत बड़ा और बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। फिर फर्दर प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्जी, जो पुराना नाम है, पहले शुरुआती तौर पे जो नाम था वो क्या है, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्जी बोलते थे। और ब्लू ग्रीन एल्जी क्यों बोला जाता था? पहली बात, एल्जी की वजह से शुरुआती तौर पे इनको एल्जी समझा जाता था, एल्जी में ही क्लासीफाई किया जाता था, इसलिए एल्जी का नाम इनमें शामिल किया गया, इनका एल्जी के साथ जोड़ा गया। एल्जी लाइक अपीयरेंस की वजह से एल्जी वर्ड, जबकि ब्लू ग्रीन अपीयरेंस थी इनकी, यानी इनका जो रंग था, ज़ाहिरी जो रंग था वो ब्लू ग्रीन था, और ब्लू ग्रीन रंग की वजह से एल्जी की तरह दिखने की वजह से इनको ब्लू ग्रीन एल्जी शुरू में कहा जाता था। लेकिन बाद में जब थोड़ी तरक्की हुई टेक्नोलॉजी के अंदर तो पता चला कि जो एल्जी है उसका शुमार यूकैरियोट्स में होता है, जबकि अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्जी भी बोल रहे थे, तो ये प्रोकैरियोट्स में, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, साथ ही साथ क्या है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइजेज भी नहीं होती। तो प्रीवियसली तो इनको ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता था, लेकिन बाद में जब क्लियर हुआ कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स नहीं है। एल्जी क्योंकि यूकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट्स में फिर इनको जब वो रखा गया और फिर इनको नया नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया, इनके अंदर मौजूद फाइकोसाइनिन की वजह से। साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, तो जाहिर है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली ना होने की वजह से, डेफिनेट न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनको प्रोकैरियोट्स में रखा गया, और ये वाकई प्रोकैरियोट्स हैं इन खसूसियात की बिना पे। शेप एंड साइज़ वेरी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, मतलब शेप और साइज़ में जो है वो तब्दीली देखी जाती है, मुख्तलिफ होता है साइज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़ में मुख्तलिफ शेप होगी, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर तो वेरिएशन है। द रेंज इन डायमीटर अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर, इनका जो डायमीटर है। अच्छा, डायमीटर का मतलब क्या होता है? डायमीटर की बात करने से पहले हम इनकी नॉर्मल शेप की तरफ जाएं तो नॉर्मली दे आर यूनिसेलुलर और स्फेरिकल फॉर्म में गोल होंगे, सिंगल सेल होंगे, यूनिसेलुलर फॉर्म में, और ज़्यादातर ये स्फेरिकल होंगे। और जब भी कोई स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है तो उस सूरत में उसकी लंबाई चौड़ाई की बजाय क्या है, उसका डायमीटर देखा जाता है। डायमीटर कहते हैं मोटाई को, कुतर को, और इनका डायमीटर कितना है? 1 से 10 माइक्रोमीटर तक ऑब्जर्व किया जाता है इनका डायमीटर, इनका साइज कहलाएगा। और माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर क्या है? 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर है, यानी मीटर का 10 लाखवां हिस्सा माइक्रोमीटर कहलाता है, और इनका साइज हमें जो वो 1 से 10 माइक्रोमीटर की रेंज में मिलता है। नेक्स्ट, दे मे बी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होंगे, ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, सिंगल सेल के फॉर्म में। एग्जिस्ट एज कॉलोनीज, हाँ फर्दर ये क्या है, वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स जो है, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो मिलके कॉलोनी की सूरत में इकट्ठे रहते हुए कॉलोनी बना सकते हैं। और कॉलोनी भी कैसी? कॉलोनी ऑफ मैनी शेप, मुख्तलिफ शक्ल वाली, मुख्तलिफ अशकाल वाली जो है वो कॉलोनी बनाते हैं। आर फॉर्म फिलामेंट्स, या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ये कॉलोनी जो है वो डिफरेंट शेप की बनाने की बजाय क्या है, ये फिलामेंट भी बनाते हैं। वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इस तरह के, वो क्या है, मिलकर फिलामेंट भी बनाएंगे, धागानुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिलामेंट कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइकोम, जो फिलामेंट है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होगा? ट्राइकोम पर मुश्तमिल होगा। और ट्राइकोम किसको कहा जाता है? ट्राइकोम इज चेन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स जो है वो मिलकर जुड़ के चेन बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोम, और ट्राइकोम जो है वो फिलामेंट की फॉर्मेशन करता है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो शेप है नॉर्मली क्या है, यूनिसेलुलर होने की वजह से ये स्फेरिकल है, लेकिन फर्दर क्या है, कॉलोनीज बनाते हुए डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, और डिफरेंट शेप्स में फर्दर क्या है, ये उन कॉलोनी के साथ साथ फिलामेंट की फॉर्मेशन भी करते हैं, और फिलामेंट में क्या है, ट्राइकोम मौजूद होता है। लास्ट बात शेप से रिलेटेड और साइज से रिलेटेड, कि फिलामेंट की सूरत में या कॉलोनी की सूरत में इनकी जो एक्सटर्नल साइड, अब जैसे फर्ज करें अगर हम बात करते हैं चेन ऑफ सेल्स मिलकर जो ट्राइकोम बना रहे हैं या फिलामेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सेल्स हैं, इन्होंने इस तरह इकट्ठे चेन बनाई, ट्राइकोम की फॉर्मेशन की, और ये ट्राइकोम फर्दर चेंज हो जाता है किसके अंदर, फिलामेंट के अंदर। तो इस तरह साइनोबैक्टीरिया क्या है, वो चेन की सूरत में मौजूद होते हैं, ट्राइकोम की सूरत में ये क्या है, फर्दर फिलामेंट की फॉर्मेशन करते हुए भी मौजूद होते हैं। अब क्या होगा, फिलामेंट के बाहर एक एक्सटर्नल लेयर होती है, स्लिपरी जेल लाइक, और यूँ कह लें कि ट्रांसपेरेंट लेयर मौजूद होती है।
ये स्लिपरी जेल लाइक ट्रांसपेरेंट लेयर जिसने क्या है ट्राइकोम को, फिलामेंट को या कॉलोनी को सराउंड किया होता है, इसको नाम दिया जाता है म्यूसिलेजिनस शीथ। ये जेल लाइक है, स्लिपरी है, स्लिपनेस प्रोवाइड करती है, इवन इनको ग्लाइडिंग और साथ साथ मोटिलिटी के अंदर और साथ साथ बायंसी के अंदर, तैरने के अंदर मददगार साबित होती है। प्रोटेक्टिव लेयर भी है, साथ साथ प्रोटेक्शन का भी काम करती है। तो क्या हो गया कि सिंगल कॉलोनी, किसी किस्म की कॉलोनी हो या फिलामेंट की फॉर्मेशन कर रहे हो साइनोबैक्टीरिया, क्या है इनके गिर्द हमें सिंपल लेयर ऑब्जर्व करने को मिलेगी और इस सिंपल लेयर को हम नाम देते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। सो ट्राइकोम बनाते हैं सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। ये जो ट्राइकोम है, फिलामेंट है, वो जो ट्राइकोम की वजह से फिलामेंट बना था, इसके गिर्द क्या मौजूद होगा, ये म्यूसिलेजिनस शीथ मौजूद होगी। जेल लाइक स्लिपरी स्लाइमी लेयर या तह मौजूद होती है जिसको म्यूसिलेजिनस शीथ का नाम दिया जाता है। इसके बाद है हमारा पॉइंट सेल वॉल का। सेल वॉल कैसी है? दे हैव नॉर्मल ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव हम जानते हैं, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के मुताबिक वो सेल वॉल जो सेफ्रानीन को रिस्पॉन्ड करते हुए कम्प्लेक्स बनाए और पिंक कलर शो करे, वो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल कहलाती है। लोकोमोशन, दे लैक फ्लेजेला। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो है वो फ्लेजेला हैं या नहीं, लोकोमोटरी ऑर्गन, तो हमें पता होना चाहिए इनके अंदर फ्लेजेला नहीं होते, लैक फ्लेजेला। और ये भी एमसीक्यूज बनते हैं ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल कि इनके अंदर सेल वॉल किस टाइप की होती है, हमें पता होना चाहिए, ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल। बहरहाल लोकोमोशन की बात कर रहे थे। लैक फ्लेजेला ऑफन यूज गैस वेजिकल, यानी इनमें क्या है, फ्लेजेला होते नहीं हैं जिससे ये मूवमेंट कर सकें, और अगर मूवमेंट होनी है, लोकोमोशन होनी है, तो किसकी वजह से होगी? बाय द यूज ऑफ गैस वेजिकल्स टू मूव इन वाटर। पानी में हरकत करने के लिए फ्लेजेला नहीं है, लेकिन क्या है, ये गैस वेजिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। गैस वेजिकल का क्या ताल्लुक है? अगर हम इसी फिलामेंट की बात करें जिसके गिर्द म्यूसिलेजिनस शीथ मौजूद है, तो इसी के साथ साथ हम ये भी जानते हैं, हमें पता होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, उसको हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया की खासियत है कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, सेल के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो O2 है वो यहाँ बाहर आते हुए ट्रैप हो जाएगी वेजिकल की फॉर्म में, इस म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर। ये जो ट्रैपिंग है ऑक्सीजन की म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर, ये क्या है, वेजिकल लाइक अपीयरेंस देती है, जिसको हम नाम देते हैं गैस वेजिकल्स। और ये गैस वेजिकल्स क्या करते हैं, इस फिलामेंट को, इस पूरी कॉलोनी को क्या करेंगे, बायोंसी, तैरने की सलाहियत देंगे, जिससे क्या है, ये मूव करते हुए सरफेस पे आ जाएंगे और सरफेस पे रहते हुए अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो गैस वेजिकल्स एक्चुअली क्यों प्रोड्यूस हो रहे थे? ऑक्सीजन की प्रोडक्शन से, जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आ रही थी। ये यहाँ पे म्यूसिलेजिनस शीथ में ट्रैप होगी ऑक्सीजन, और ये फर्दर इनको क्या है, मूवमेंट में, इवन बायंसी के अंदर, और फर्दर क्या है, एक जगह स्टे करने में, एक से दूसरी जगह जाने में हेल्प कर रही होगी। तो यहाँ हमने पॉइंट क्लियर किया गैस वेजिकल्स का। फर्दर मैनी फिलामेंटस स्पीशीज, बहुत सारी ऐसी फिलामेंटस स्पीशीज भी हैं जिनमें क्या होता है, हैव ग्लाइडिंग मोटिलिटी, जिनके अंदर क्या है, ग्लाइडिंग मोटिलिटी पाई जाती है। ग्लाइडिंग कहते हैं रेंगना, तैरना, या यूं कह लें कि फिसलते हुए मूव करना, और मोटिलिटी क्या है, हरकत है। तो बहुत सारे जो फिलामेंटस स्पीशीज हैं साइनोबैक्टीरिया की, वो क्या है, फिलामेंट की सूरत में जो पाए जाने वाली स्पीशीज हैं, वो क्या है, वो ग्लाइडिंग मोटिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है, उनको ग्लाइडिंग मोटिलिटी की सहूलत होती है, उनमें ग्लाइडिंग मोटिलिटी पाई जाती है, और ये ग्लाइडिंग मोटिलिटी उनको इस काबिल बनाती है, ये फिसलते हुए हरकत करना, रेंगते हुए हरकत करना सरफेस के ऊपर, ये उनको इस काबिल बनाती है कि वो एक से दूसरी जगह हरकत कर सकें। इस हरकत में भी, इस ग्लाइडिंग मोटिलिटी में, ग्लाइडिंग का वैसे सिंपल मतलब तैरना भी होता है, तैरते हुए हरकत करना। इस ग्लाइडिंग मोटिलिटी में क्या है, एक तो गैस वेजिकल्स यहाँ पे भी हेल्पफुल होते हैं, और साथ ही साथ क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ इनको क्या है, तैरने की सहूलत देती है, तैरने में मददगार साबित होती है, जबकि गैस वेजिकल्स क्या करेंगे, इनको मूव करवाने में, मोटाइल या लोकोमोट करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। आगे हमने बात करनी है फोटोसिंथेटिक सिस्टम। बहुत ही यूँ कह लें कि इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है, लेकिन अगर तवज्जो दी जाए तो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। फोटो सिस्टम में हमने बात करनी है कि फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, और इसमें कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए इन्होंने क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है, अपनी फूड प्रिपेयर करनी होती है। फोटोसिंथेटिक सिस्टम क्लोजली रिजेंबल्स टू यूकैरियोट्स। क्यों, अब वजह भी आगे है, लेकिन आपको यहाँ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में ये क्लियर होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है वो यूकैरियोट से रिजेंबल करता है। अब आगे वजह रिजेंबलेंस की कि क्यों रिजेंबल करता है, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिस्टम 2। ये भी एमसीक्यूज बनता है। क्लोरोफिल ए और फोटोसिस्टम 2 की मौजूदगी की वजह से क्या है, हम कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, इनका यूकैरियोट्स के साथ फोटोसिंथेटिक सिस्टम मिलता जुलता है, रिजेंबल करता है, सिमिलैरिटी रखता है। पहली बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि फोटो सिस्टम इनका
फोटोसिंथेटिक सिस्टम इनका यानी साइनोबैक्टीरिया का यानी प्रोकैरियोट्स का, ये जो प्रोकैरियोट्स साइनोबैक्टीरिया की फॉर्म है, इनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम किनके साथ, यूकैरियोट्स के साथ मिलता है। किस वजह से मिलता है? क्लोरोफिल ए और फोटोसिस्टम 2 की वजह से। यानी दोनों में क्या है, क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, दोनों में फोटोसिस्टम 2 मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या है? ये सब्ज ग्रीन पिगमेंट है, इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, फर्दर टाइप भी है, बी की मुख्तलिफ किस्में। तो ये जो सब्ज मादा क्लोरोफिल ए है, ये क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद है, यूकैरियोट्स के फोटोसिंथेटिक सिस्टम में भी मौजूद है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी फोटो सिस्टम 2 की सूरत में, सबसे पहले हमें समझना होगा कि फोटो सिस्टम क्या है, फिर फोटो सिस्टम 2 की तरफ आएंगे। फोटो सिस्टम क्या है कि किसी भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मखसूस किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिन्होंने लाइट एनर्जी को ट्रैप करना होता है और उस एनर्जी को प्रोवाइड करना होता है फूड प्रिपरेशन के अंदर। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिखरे हुए नहीं होते, बल्कि क्या है, ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट में मखसूस तरतीब में मौजूद होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का मखसूस तरतीब में एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए मौजूद होना, ये क्या कहलाता है? ये क्या बनाते हैं? फोटो सिस्टम बनाते हैं, और हम इसको कहते हैं कि इट इज़ फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम 2 है, जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ उसको फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ। इनमें एक और भी डिसिमिलरिटी है, एक और फर्क भी है, जिस वजह से हम इनको फोटो सिस्टम 1 और 2 का नाम देते हैं कि जो फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 1 जो है ये फोटो लाइट वो जो 700 नैनोमीटर वाली है उसको एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट में मौजूद हैं, और ये क्या है, ये फोटो सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाँ, फोटो सिस्टम 2 किस सूरत में होगा, जब ये 680 नैनोमीटर वाली लाइट को ट्रैप कर रहा होगा। तो इनके पास यानी साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए भी मौजूद होता है, जो यूकैरियोट्स के पास भी होता है, और साथ ही साथ क्या है, फोटो सिस्टम 2 भी मौजूद होता है, जो इवन क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ पास भी मौजूद होता है। तो फोटो सिस्टम 2 और क्लोरोफिल ए की मौजूदगी की वजह से हम कहते हैं कि क्या है, फोटोसिंथेटिक सिस्टम इनका साइनोबैक्टीरिया का वो यूकैरियोट से मिलते जुलते हैं। फर्दर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या फोटोसिंथेटिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। पहली बात, दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी ये क्या है, ऑक्सीजन वाला फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन वाला फोटोसिंथेसिस कैसे? अगर हम फोटोसिंथेसिस की नॉर्मल जो रिएक्शन या इक्वेशन है उसको समझें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे आर रिएक्टेंट्स, जबकि ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, दे आर बाय प्रोडक्ट्स, दे आर प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ली जाती है, जबकि हाइड्रोजन H2O जो है यहाँ पे पानी जो है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम करता है। इससे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दिए जाते हैं, जिससे कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड इससे इलेक्ट्रॉन लेगा पानी से, और इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी को यूज करते हुए ये क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। पानी यहाँ पे क्या है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि पानी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। हमने इससे पहले न्यूट्रिशन वाले पॉइंट में टॉपिक में ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो पानी नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे होते हैं। वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड का काम भी यही है कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम कर रही होती है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को दिए जा रहे होते हैं और फर्दर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाई जा रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर पानी भी काम आ सकता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी काम आ सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि जब पानी इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम कर रहा होगा, मौजूद होगा, तो बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, और हम इस रिएक्शन को बोलेंगे, इस फोटोसिंथेसिस को बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और अगर H2S होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उस सूरत में फिर बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि क्या है, सल्फर प्रोड्यूस होगी। हम इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं कह सकते। यही चीज यहाँ पे भी क्लियर की गई है कि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डोनर, वो क्योंकि पानी है इसलिए बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और ये क्या है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यूज वाटर एज इलेक्ट्रॉन डोनर, पानी को इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एंड जनरेट O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इस तरह क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन को पैदा। फर्दर यूज फाइकोबिलिसोन एज एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट तो एक मादा, कोई भी रंगदार मादा पिगमेंट कहलाता है। एक्सेसरी पिगमेंट इजाफी, एक्स्ट्रा, हेल्पफुल, मददगार, इजाफी, वो एक्सेसरी कहलाता है, सपोर्टिव भी कह सकते। तो एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पे इनमें क्या चीज मौजूद होती है, दे यूज फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स क्या है, दीज आर ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पिगमेंट्स, मखसूस पिगमेंट्स का एक ग्रुप है जो फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में क्लोरोफिल या क्लोरोफिल ए वगैरह की मदद करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप करने में मददगार साबित होते हैं। किसी भी फोटोसिंथेटिक सिस्टम में क्लोरोफिल मौजूद होगा, उसके साथ कुछ इजाफी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो उसके मददगार पिगमेंट्स कहलाते हैं, उनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन है, फाइकोबिलिन्स हैं। फाइकोबिलिन्स फर्दर दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरीज में इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, एक फाइकोसाइनिन और एक फाइकोएरिथ्रिन है। फाइकोसाइनिन नीले रंग वाले होते हैं पिगमेंट्स, जबकि जो अगर हम बात करें फाइकोएरिथ्रिन की तो ये सुर्ख रंग के फाइकोबिलिन्स है। यानी फाइकोबिलिन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वन ग्रुप इज फाइकोएरिथ्रिन एंड सेकंड ग्रुप इज फाइकोसाइनिन। तो इस तरह हम कह सकते हैं फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन, ये फर्दर इसकी दो कैटेगरीज हैं जो कलर की बेस पे इसमें देखी गई हैं।
फाइकोरिथ्रिन रेड कलर वाले पिगमेंट्स जो इसकी टाइप्स में आते हैं, जबकि अगर हम फाइकोसाइनिन की बात करें तो ये ब्लू कलर वाले पिगमेंट्स हैं जो फाइकोबिलिन में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थोड़ा सा पेचीदा है, इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम की बात करेंगे पहले, फिर हम इस सेंटेंस या इन पॉइंट्स की तरफ वापस आएंगे। डायग्राम में हमारे पास एक साइनोबैक्टीरिया मौजूद है सिंगल, और ये वो साइनोबैक्टीरिया है जो क्या है स्फेरिकल सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है। इसके अंदर हमें ग्रीन कलर की लाइनें नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली क्या है, दीज आर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, ये मखसूस झिल्लियां तह या लेयर्स, ये क्या है, दीज आर थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन। और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स बड़ी हेल्पफुल है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स दीज आर वेरी हेल्पफुल मेम्ब्रेन्स। और कहाँ पे हेल्पफुल है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। अच्छा, मेम्ब्रेन्स में से हमने सिर्फ एक हिस्सा लार्ज किया, बड़ा किया, उसको मैग्नीफाई करके देखा तो हमारे पास ये मैग्नीफाइड पार्ट है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का, यानी कि सिर्फ एक हिस्सा हमने जो मजीद मैग्नीफाई किया, जूम करके देखा, तो हम मजीद इसमें देखेंगे कि इसमें हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलेगी। यानी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, साथ ही साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है। और इसके लिए सेंटेंस लिखा हुआ है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स आर लोकेटेड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से मुराद तो सिंपली क्या है, क्लोरोफिल ये वगैरह। जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन की चेन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ लेके आते हैं इलेक्ट्रॉन को, उससे एनर्जी को ट्रैप करवाते हैं, और ये एनर्जी क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज होती है। तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे बोथ आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। और साथ ही साथ इनके साथ लिंक्ड होता है क्या, फाइकोबिलिसोम। लफ्जी मतलब अगर हम देखें तो सोम का मतलब बॉडी, फाइको मतलब एलजी, और बिली से मुराद क्या है, बिलिन है, फाइकोबिलिन है। फाइकोबिलिसोम क्या है, कंप्लेक्स लाइट ट्रैपिंग लाइट कैप्चरिंग प्रोटीन है, ये यूं सिंपली कह सकते हैं लाइट कैप्चरिंग कम्प्लेक्स। फाइकोबिलिसोम फिर से लफ्जी मतलब है कि एलजी में पाए जाने वाले फाइकोबिलिन नामी बॉडी, जबकि अगर हम इसका मतलब निकालें तो क्या है, लाइट कैप्चरिंग कम्प्लेक्स, जो एक्चुअली क्या है, डिफरेंट प्रोटीन पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दे आर लोकेटेड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड लिंक्ड विद फाइकोबिलिसोम, यानी ये वाले स्ट्रक्चर इस फाइकोबिलिसोम के साथ अटैच होते हैं, लिंक्ड होते हैं। फर्दर फाइकोबिलिसोम की बात करें तो इसके बारे में एक बात तो हम कर चुके हैं कि ये क्या है, ये लाइट कैप्चरिंग कम्प्लेक्स है, लाइट कैप्चरिंग में लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। फर्दर कम्प्लेक्स है तो कौन कौन सी चीजें इसमें मौजूद है, सिलेबस के अंदर ये चीजें शामिल नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज में इजाफा करने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए कि फाइकोबिलिसोम एक्चुअली हम कहते किसको हैं। इसमें मुख्तलिफ पिगमेंट्स हैं जो मिलकर इस फाइकोबिलिसोम की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच स्फेरिकल फॉर्म में ब्लू कलर्ड सर्कल हमें नजर आ रहे हैं, इनको नाम दिया जाता है एलोफाइकोसाइनिन, ये है एलोफाइकोसाइनिन। फिर एलोफाइकोसाइनिन के साथ साथ एक स्केयर हमें नजर आ रहा है, ये एलोफाइकोसाइनिन के साथ मौजूद स्केयर, इसमें से हर एक स्केयर को हम नाम देते हैं, इट इज नोन एज फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन का कलर भी ब्लू होता है, एलोफाइकोसाइनिन का कलर भी ब्लू होता है, और इन पिगमेंट्स की मौजूदगी की वजह से हम इस बैक्टीरिया को ये नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया। जबकि रह जाता है कि फाइकोसाइनिन के साथ कुछ रेड कलर के सर्कल्स या पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, इन रेड कलर के पिगमेंट्स को हम नाम देते हैं फाइकोएरिथ्रिन। अब यहां क्लियर हुआ कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हैं ये मुख्तलिफ पिगमेंट, जिनमें फाइकोएरिथ्रिन है, फाइकोसाइनिन है और एलोफाइकोसाइनिन है। फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन का जो कॉम्बिनेशन है, इनकी जो कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन, इनको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं फाइकोबिलिसोम। और फाइकोबिलिसोम क्या है, अटैच होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ, इसमें मौजूद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। और ये चीजें यानी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसमें मौजूद ये पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फाइकोबिलिसोम वगैरह, ये मिलके क्या है, फोटोसिंथेटिक सिस्टम बनाते हैं साइनोबैक्टीरिया में और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स आर लोकेटेड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, लिंक्ड विद पार्टिकल कॉल्ड फाइकोबिलिसोम। और ये फर्दर किसके साथ लिंक्ड होते हैं, मखसूस पार्टिकल, मखसूस कम्प्लेक्स के साथ, जिसको हम नाम देते हैं विच इज नोन एज फाइकोबिलिसोम। तो होप कि आप लोगों को फाइकोबिलिसोम और साथ साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो साइनोबैक्टीरिया का है, उस डायग्राम और इन पॉइंट्स के साथ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। Phycocyanin pigment is predominantly phycobilin and CO2 assimilated in them. प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है या प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है बुनियादी तौर पे। इससे पहले भी हम इस पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि फाइकोबिलिन फर्दर दो तरह के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन।
फाइकोबिलिन की जो एक टाइप जिसको हम फाइकोसाइनिन का नाम देते हैं वो भी साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होती है। इसको हमने यहाँ पे फाइकोबिलिसोम के अंदर देखा और इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है फाइकोसाइनिन के बारे में कि फाइकोसाइनिन क्या है। वो बुनियादी तौर पे फाइकोबिलिन है। फाइकोसाइनिन पिगमेंट इज प्रीडोमिनेंटली फाइकोबिलिन, यानी फाइकोसाइनिन क्या है बुनियादी तौर पे फाइकोबिलिन या उसकी टाइप है। और साथ साथ क्या है CO2 असिमिलेटेड इन देम, यानी इसमें क्या है CO2 की असिमिलेशन हो रही होती है। अब CO2 की असिमिलेशन से क्या मुराद है? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज के अंदर इस्तेमाल होना, ये CO2 असिमिलेशन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जा रही है। ये फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होना और इससे ग्लूकोज का बनाया जाना, ये क्या कहलाता है? CO2 असिमिलेशन। और इसी के बारे में यहाँ लिखा गया है कि CO2 इज असिमिलेटेड। ये जिस रिएक्शन के अंदर हो रही होती है CO2 असिमिलेशन, जिस रिएक्शन के अंदर होती है उसको डार्क रिएक्शन या उसको केल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं। तो CO2 असिमिलेटेड इन देम, या यूं कह लें कि CO2 इज असिमिलेटेड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, असिमिलेटेड इन देम ड्यूरिंग अ रिएक्शन नोन एज केल्विन साइकिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर मजीद दो हिस्से हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी ट्रैप होती है, लाइट से हासिल की जाती है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि CO2 को यूज किया जाता है, एनर्जी के साथ मिला के उससे क्या है? ग्लूकोज बनाई जाती है। तो एनर्जी के साथ मिला के CO2 को यूज करते हुए ग्लूकोज बनाना, ये क्या कहलाता है? डार्क रिएक्शन। इसी को केल्विन साइकिल कहते हैं। इसी को हम यहाँ पे CO2 असिमिलेशन के बाद भी कह रहे हैं। फर्दर है जी रिजर्व फूड। जब भी कभी ग्लूकोज एक्स्ट्रा होती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो प्रोड्यूस हुई थी, तो वो क्या है? उसको ये इकट्ठा कर लेते हैं और उसको ग्लाइकोजन की सूरत में इन्होंने स्टोर करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि रिजर्व का मतलब होता है महफूज, यानी जो एक्स्ट्रा फूड है वो किस सूरत में इन्होंने स्टोर करनी होती है? ग्लाइकोजन की सूरत में। और ग्लाइकोजन क्या है? हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स की 3 कैटेगरीज हैं, 3 क्लासेस हैं। सबसे जो कम्प्लेक्स वाली कैटेगरी है वो पॉलीसेक्राइड है और ग्लाइकोजन का ताल्लुक पॉलीसेक्राइड से है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट है। और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होते हैं उनको इकट्ठा करके ग्लाइकोजन बनाया जाता है और ग्लाइकोजन की सूरत में एक्स्ट्रा फूड को साइनोबैक्टीरिया अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिशन के जरिए होती है और साथ ही साथ फ्रेगमेंटेशन है, और ये दोनों ही टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। MCQs भी यहाँ पे बनता है कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ये यूं भी कह सकते हैं कि बाइनरी फिशन या फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो मेन बॉडी है वो 2 में टूटेगी और हर हिस्सा जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पे करते हुए अपनी लाइफ स्टार्ट करेगा। जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या है? 2 की बजाय 2 से ज़्यादा हिस्सों में जब बॉडी टूटेगी, टुकड़ों में तब्दील होगी, तो हर एक टुकड़ा नए ऑर्गेनिज्म के तौर पे करते हुए न्यू लाइफ स्टार्ट करेगा। इसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे एक फिलामेंट की सूरत में साइनोबैक्टीरिया मुख्तलिफ मौजूद है, तो क्या होगा? ये यहाँ से ब्रेकेज हो गई, ये एक फिलामेंट 2 में तब्दील हुआ तो ये बाइनरी फिशन। और अगर 1 से ज़्यादा में कन्वर्ट हो गया, टूट के 3 हो गए, सॉरी 2 से ज़्यादा में अगर कन्वर्ट हो गया, जैसे कि 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स अवेलेबल होंगे। हर एक न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पे करते हुए लाइफ स्टार्ट करेगा। इस सूरत में हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? ये फ्रेगमेंटेशन है। बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन ये वो प्रोसेस हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, इनके जरिए रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं साइनोबैक्टीरिया। कुछ दूसरे कंपोनेंट्स भी साइनोबैक्टीरिया के अंदर डिस्कस किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? हार्मोगोनिया, अकाइनेट्स एंड हेट्रोसिस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में हार्मोगोनिया, अकाइनेट्स और हेट्रोसिस्ट मौजूद होते हैं। अकाइनेट्स, हेट्रोसिस्ट और साथ ही साथ हार्मोगोनिया बहुत ही सिंपल पॉइंट्स आगे नॉस्टॉक में भी एक्सप्लेन किए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे हेट्रोसिस्ट की। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है एनाबीना की फॉर्म में, जो कि फिलामेंट की सूरत में मौजूद होते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मुख्तलिफ सेल्स हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे सेल्स भी नजर आएंगे जो बाकी नॉर्मल सेल से थोड़ा हट के चेंज्ड हैं, जैसा कि यहाँ पे है और यहाँ पे है। ये बहुत बड़ा सेल है, उससे थोड़ा छोटा ये सेल, और बाकी जो है वो नॉर्मल स्फेरिकल सेल्स हैं। अगर हम इस और इस वाले सेल की बात करें जो तकरीबन दरमियाना साइज रखते हैं, इनको नाम दिया जाता है हेट्रोसिस्ट का। हेट्रोसिस्ट 2 काम करते हैं, 2 मखसूस काम करने में जो है वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। नंबर 1, एक तो इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। नंबर 2, ये ब्रेकिंग पॉइंट के तौर पे करते हैं, यानी जब कभी ये फिलामेंट, ये साइनोबैक्टीरिया फिलामेंट की सूरत में जो मौजूद है, वो अगर अपने आप को तोड़ के फ्रेगमेंटेशन करना चाह रहे हैं, बाइनरी फिशन करना चाह रहे हैं, तो सूरत में क्या है? ब्रेकेज कहाँ से होगी? ब्रेकेज इस पॉइंट हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट से होगी, इसलिए हम इनको ब्रेकेज पॉइंट का नाम देते हैं। इट मीन के रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं हेट्रोसिस्ट ब्रेकिंग करते हुए, और साथ ही साथ क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs बना। नेक्स्ट अकाइनेट्स की बात करें, लार्जर सेल्स हैं। फिलामेंट के अंदर सबसे जो बड़ा सेल है उसको हम अकाइनेट्स का नाम देंगे। बुक में जो डायग्राम दी गई है वहाँ अकाइनेट्स नहीं लिखा गया, बल्कि वहाँ पे रेस्टिंग स्पोर लिखा गया। मतलब समझते हैं इसका? अकाइनेट्स किनको बोलते हैं? अकाइनेट्स के भी यहाँ पे 2 काम है। एक तो एक्स्ट्रा फूड जो भी होती है, रिजर्व फूड जिसको हम कहते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन का नाम नहीं लिया, जब भी कभी एक्स्ट्रा फूड स्टोर करनी होगी तो वो हमेशा अकाइनेट या रेस्टिंग स्पोर के अंदर ही स्टोर की जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर कभी भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि जो फिलामेंट है उसके बाकी सारे हिस्से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बाकी सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो अकाइनेट या रेस्टिंग स्पोर वाला पार्ट है, जो सेल है, वो क्या करता है? वो अपने गिर्द मोटी तह मजीद बनाना शुरू कर देता है। लेयर आफ्टर लेयर मोटी तह बनाते हुए क्या है? ये मजीद थिकनेस इंक्रीज करता है, जिससे ये थिकर हो जाता है। फूड तो पहले ही स्टोर होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका साइज बड़ा होता है। अब साथ क्या है? इसने अपने इर्द गिर्द मजीद तहें भी बना ली,
जिससे क्या है ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है, इसकी प्रोटेक्शन हो पाती है, और हार्मफुल कंडीशन जिससे ये साइडों वाले पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो इसको कुछ नहीं कह सकते। अब बाकी पार्ट सारे डिस्ट्रॉय हो गए, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही पास आउट होंगी तो ये जो हमारे पास हिस्सा बचा था काइनेट की फॉर्म में रेस्टिंग स्पोर की सूरत में, दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस में दोबारा ये क्या करेगा, इन साइनोबैक्टीरिया को जनरेट करवाने में, जर्मिनेट करवाने में, ग्रो करवाने में हेल्प करेगा। इससे दोबारा क्या होगा, सेल्स में इजाफा होगा और हम कहेंगे कि दोबारा क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया ने अपने आप को सस्टेन किया। इट मीन कि अकाइनेट्स जहां फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं वहीं क्या है, ये रेस्टिंग स्पोर के तौर पे भी एक्ट करते हैं जब भी हार्मफुल कंडीशंस आएंगी, और सर्वाइवल में हेल्पफुल होंगे, यानी सर्वाइवल करवाने में मददगार साबित होंगे। और आखिरी चीज रह गई है हार्मोगोनिया। हेट्रोसिस्ट के बारे में हमने कहा कि ये ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, या यू कैन नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। अकाइनेट्स के बारे में हमने कहा कि फूड स्टोरेज और साथ ही साथ सपोर्ट्स के तौर पे स्पोर फॉर्मेशन में काम करते हैं। और रह गया हमारे पास हार्मोगोनिया। हमने कहा कि यहाँ पे फर्ज करें हेट्रोसिस्ट मौजूद था जो ब्रेकिंग पॉइंट के तौर पे एक्ट कर रहा था। हेट्रोसिस्ट फर्ज इसने क्या किया, अपने आप को फ्रेगमेंटेशन के जरिए सेपरेट करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाना चाहा, तो क्या हुआ कि जो हार्मोगोनिया हेट्रोसिस्ट थे वो यहाँ से निकल गए, टूटने की वजह से ख़त्म हो गए। अब बाकी जो पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में या बाइनरी फिशन के नतीजे में, हर एक नए बनने वाले टुकड़े को, हिस्से को हम नाम देते हैं हार्मोगोनिया का। तो बाइनरी फिशन या फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में बनने वाले जो नए टुकड़े या नए पार्ट्स जो होते हैं, फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, उनको हम हार्मोगोनिया का नाम देते हैं। जबकि जब ये बाद में मैच्योर होते हैं तो उस सूरत में ये कंप्लीट फिलामेंट या ऑर्गेनिज्म या यूँ करें कि बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड नॉस्टॉक, एनाबीना वगैरह ये एग्जाम्पल्स हैं। एनाबीना तो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है डायग्राम की सूरत में, जबकि अगर हम बात करें नॉस्टॉक की तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी एंड वाले टॉपिक में मौजूद है। तो दोनों में से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स की सूरत में साइनोबैक्टीरिया और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखा। आखिरी चीज़ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक किस तरह इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू तो जो भी बनते थे साथ साथ वो मैंने एक्सप्लेन की। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर ये जो टॉपिक है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको भी इसे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही रेडी करना होगा। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। किसी किस्म की कोई भी चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।